ये कैसी रोटी है बेटी, मोटी सी, और ये सब्जी तूने इसके ऊपर ही क्यों लगा दी? पापा, इसे पिज्जा कहते हैं, मैंने यही बना दिया। आप लोग जानते हैं ना मुझे रोटी सब्जी बनाने में कितनी आफत आती है, इसलिए मैंने ये पिज्जा बना डाला। इसमें रोटी और सब्जी एक साथ आ जाती है, डबल मेहनत भी बच जाती है, और तो और खाने में भी टेस्टी होता है। सोनम बिटिया, तेरी बार बार ये पिज्जा से ही काम चलाने वाली आदत कब जाएगी? कल को तेरी शादी होगी तब तो क्या करेगी? क्या करूंगी मतलब? वहां भी सबको पिज्जा खाने की आदत डलवा दूंगी ताकि मुझे इतनी मेहनत ही ना करना पड़े। ओफो, तू भी ना, तुझसे तो बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। जब तुझे ये बात अच्छे से पता है कि हम इससे बहस में कभी जीत ही नहीं सकते, तो फिर तुम बहस करती है क्यों? फिर सभी घर वाले मिलकर साथ में पिज्जा खाते हैं। सोनम को बचपन से ही पिज्जा बनाने का बड़ा शौक था, क्योंकि उसे रोटी सब्जी अलग अलग बनाने में आफत आती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सोनम की एक अच्छे परिवार में शादी हो जाती है। शादी के बाद आज उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, ये रही हमारी रसोई, इस तरफ सारी सब्जियां रखी हैं और बाकी सारी जरूरत का सामान, राशन आदि इस तरफ है और बर्तन यहाँ रखे हैं। अब आप अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कीजिए। अच्छा ननद जी, माँ जी ने क्या बनाने के लिए कहा है? माँ ने कहा है आप कुछ भी बना लीजिए भाभी, जो भी आपका फेवरेट हो। अब सोनम जल्दी से ढेर सारी सब्जियां काटती है और अपने दहेज में लाया हुआ अवन निकालती है, जिसमें वो मिक्स वेज पिज्जा बनाना शुरू कर देती है। सब मिलाकर 10 लोग हैं घर में, अगर एक पिज्जा भी खाएंगे तो कुल 10 पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आज देखना सबको मेरे हाथों का पिज्जा कितना पसंद आएगा। अब सोनम सबके लिए पिज्जा बनाने लगती है। कुछ देर बाद पिज्जा बनाकर वो सबको परोसती है, जिसे खाकर वो सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन उस एक एक पिज्जा से उन सबका कुछ भी नहीं होता। भाभी, पिज्जा तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन ये तो मुंह में डालते ही खत्म हो गया। हाँ भाभी, ये तो पता भी नहीं चला, दांत के नीचे आते ही खत्म हो गया। ऐसे ऐसे तो मैं 10 पिज्जा खा जाऊं, वो भी कम है। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी, ये पिज्जा है तो बड़ा ही टेस्टी, लेकिन इससे तो अपना कुछ भी नहीं होगा। हाँ बहू, शायद तू जानती नहीं, लेकिन तेरे ससुराल वालों की डाइट अच्छी खासी है, हम सब खाने में माहिर है, इससे तो हम सबका कुछ भी नहीं हुआ। लगता है रोशनी बेटी, तूने अपनी भाभी को अपना असली वाला चूल्हा नहीं दिखाया। क्या मतलब माँ जी? चल मेरे साथ बाहर, सब पता चल जाएगा। सोनम की सास उसे आंगन में ले जाती है, जहाँ रसोई में एक चूल्हा रखा हुआ था और उस पर काफी बड़ा 100 किलो का तवा रखा हुआ था। माँ जी, इतना बड़ा सा तवा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारे घर का बड़ा सा तवा है। पहले इसी तवे पर हम सबके लिए हमारी काम वाली बाई रोटियां बनाती थी, लेकिन तेरे आने से पहले वो ये काम छोड़कर चली गई थी। हमारा जितना बड़ा परिवार है ना बहू, उस हिसाब से यही तवा हम सबके लिए ठीक है। हम सबके लिए इसी बड़े से तवे पर बनती है रोटियां। क्या, इतने बड़े तवे पर? हाँ, और अब से तू हम सबके लिए पिज्जा भी इसी तवे पर बनाएगी। हमें तेरे हाथों का पिज्जा बड़ा पसंद आया, इसलिए तू इस तवे पर सबके लिए 100 किलो पिज्जा बना, क्योंकि छोटे छोटे पिज्जा खाकर हमारा कुछ भी नहीं। 100 किलो का पिज्जा माँ जी? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सब लोग हैं ना, तो 100 किलो पिज्जा तो हम सब यूं ही खा जाएंगे। और बच्चों को भी पिज्जा बड़ा पसंद है, देखा ही ना सब कैसे पल भर में चट कर गए। और यही पीछे गोदाम में बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं, तो उनमें आराम से 100 किलो पिज्जा की तैयारी कर सकती है। अब तो जल्दी से उस बड़े से तवे में 100 किलो पिज्जा बना दे, हम तब तक अंदर खाने की टेबल पर इंतजार करते हैं। ये कहकर गायत्री वहां से चली गई, लेकिन सोनम के तो जैसे होश ही उड़ गए। हे भगवान, 100 किलो का पिज्जा, ये कहाँ आकर फंस गई मैं? इतना बड़ा पिज्जा बनवाकर मेरे ससुराल वाले मेरा नाम गिनीज बुक में तो नहीं लिखवाना चाहते। जो सोनम अपने घर में 3 लोगों का खाना बनाने से भी बचती थी, अब उसे 10 लोगों के लिए, वो भी 100 किलो पिज्जा बनाना था। अब वो ढेर सारा मैदा एक बड़े से बर्तन में ले लेती है, साथ ही ढेर सारी सब्जियां काटती है, जिसके लिए उसे पूरा 1 घंटा लग जाता है। फिर 2 घंटे उसे उस बड़े से पिज्जा को बनाने में लग जाता है। हे प्रभु, ये सब सच है या मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ? मैदे का तो मैं बना लूंगी, लेकिन 100 किलो का पिज्जा बेलूंगी कैसे? फिर वो जमीन पर बड़ी सी लकड़ी बिछाकर उस पर पिज्जा बेस बेल कर तैयार करती है और फिर उन पर तरह तरह की सब्जियों से और मसाले से तैयार कर लेती है और उस 100 किलो के बड़े से तवे पर उसे सेकने के लिए रख देती है। नई बहू से ये सब काम करवाते देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगती है। देख तो सुधा, कैसे बेशर्म लोग हैं। नई बहू आई नहीं कि उसका फायदा उठाना शुरू करवा दिया, उससे भी 100 किलो का पिज्जा बनवाई डाला। जैसे बड़ी बहू के आने पर उससे 100 किलो की मीठी रोटी बनवाई थी इन्होंने। सच में बहन, बड़ा दुख हो रहा है इनको देखकर। कुछ देर बाद जब वो 100 किलो का पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है, तो वो उसे बड़ी मुश्किल से उन सबके सामने ले जाकर टेबल पर रख देती है।
वाह वाह वाह, अब आएगा ना ये 100 किलो का पिज्जा खाने में मजा, और वो भी अपने स्टाइल में। क्या कहते हो परिवार वालों? बिल्कुल सही कहा भैया, तो शुरू हो जाओ। ये देखकर सोनम को काफी घिन भी आती है। छी, ये तो ऐसे जानवरों की तरह टूट पड़े जैसे इससे पहले कभी इन्होंने पिज्जा खाया ही ना हो। देखो तो कैसे पल भर में खा गए। मेरे लिए तो 100 किलो के पिज्जा में से कुछ छोड़ा ही नहीं। अब वो अपने लिए फिर कुछ बनाती है। ऐसे 2 दिन बाद उसकी जेठानी की बेटी रिया का जन्मदिन था। तभी उसकी जेठानी उससे, सोनम, आज रिया के बर्थडे पर उसकी कुछ सहेलियां भी आ रही हैं और रिया ने ना उन सबसे तुम्हारे पिज्जा की बहुत तारीफ की है। क्या तुम वो पिज्जा बनाकर तैयार कर सकती हो? हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, अब बना ही रही हो तो वो मोटा सा 100 किलो का पिज्जा ही बनाकर तैयार कर लेना। वो क्या है ना, हम सब भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे इसी बात। जी जेठानी जी। सोनम अपनी जेठानी की बात मानकर फिर से रसोई में जाकर वो पिज्जा बनाने लगती है और 100 किलो का पिज्जा बनाने में उसे 3 घंटे लग जाते हैं। हे राम, अब समझ आ रहा है क्यों मेरी सहेलियां कहती थी कि कभी भी पहले आए हुए रिश्ते को हाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो बस जल्दी पड़ी थी शादी करने की। अब समझ आया ये सब इतने मुश्तंदे क्यों है। इतना खाएंगे तो यही हाल होगा ना। अब वो लोग हफ्ते में 4-5 बार कभी मौसम का बहाना लगाकर, कभी जन्मदिन के बहाने से, तो कभी किसी न किसी त्योहार का बहाना बनाकर उसे 100 किलो का पिज्जा बनाने के लिए कहते हैं, जिससे अब वो बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। एक रोज, देखो ना भाभी, ये सूट आपकी शादी पर बनवाया था लेकिन अब तो ये कितना टाइट हो गया है। क्या मैं मोटी हो गई हूँ? अब 100 किलो पिज्जा खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। जिसे देखो सबके सब ढोल की तरह फूलते ही जा रहे हैं। तभी सोनम का पति और जेठ वहां आते हैं और सुमित्रा से कहते हैं, ना देखो ना, इस घर के राशन का बिल कितना ज्यादा आया हुआ है। पूरे 30,000 का बिल आया है। क्या 30,000 का? लेकिन इतना कैसे लोगों का बड़ा परिवार रहता है तब भी वहाँ 20,000 का ही बिल आता है। लेकिन अपने यहाँ तो बस ये जरा से लोग हैं फिर भी 30,000। आखिर इतना राशन जा कहाँ रहा है? आप लोगों की इस मोटी तोंद में और कहाँ। लेकिन अब बस हुआ, अब बोलना 100 किलो का पिज्जा बनाने को, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन वो सब फिर से पिज्जा की डिमांड करते हैं तो सोनम इस बार जानबूझकर वो 100 किलो का पिज्जा जला देती है, जिससे सब मुंह बना लेते हैं। और अब वो ऐसे ही तरकीब बनाती, या तो वो कभी वो 100 किलो का पिज्जा जला देती या कभी उसे कच्चा ही रहने देती। अब कुछ ही दिनों में उन सबका मन पिज्जा खाने से हट गया और अब तो वो कभी भी उसे पिज्जा बनाने के लिए नहीं कहते। सोनम की तरकीब अब काम कर गई और अब उसे 100 किलो का पिज्जा बनाने से छुटकारा मिल गया। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4,000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा।
लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तो रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की। जानती भी है कितना महंगा आता है ये, है? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं। चल जा। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रख दी। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा, ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था। मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल, क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती है और वहां जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए। ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती, आओ आओ प्यारे लोगों, आओ, हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है, ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं? 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा, और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है। क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो। क्यों क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ
और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है। जाने क्या मिलाती हैं ये दो कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुनो, सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं। क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही आप पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहां के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कई गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर